तो जहां तक वो आपको श्रेष्ठ मानता है कि मैं इनसे कुछ सीख सकता हूं, तब तक वो आपको फॉलो करता है। जैसे ही वो ये मानता है कि ये कोई काम की बात नहीं है, वहां से वो मनमानी शुरू करता है। यहाँ उसको फिर ईगो की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, नेचुरल है, आएगी। ईगो जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा वो। आपके पास तो काम का कुछ है नहीं, वो कहे जिएगा कैसे? तो जो उसके पास है वो उसको ठीक मानने लगता है ना। तो ईगो का मतलब है कि जो ठीक नहीं है उसको ठीक मान लेना, क्योंकि आपके पास भी कुछ नहीं है। तो जहां वातावरण में श्रेष्ठता नहीं है, वहां से मनमानी शुरू होता है। यदि सारे बच्चे मनमानी की तरफ चले गए हैं, इसका मतलब है कि इनको देने के लायक हमारे पास कोई ठोस मटेरियल नहीं है। इस बात को माना जाए कि नहीं माना जाए? कोशिश तो अपन करते हैं। कोशिश से कुछ नहीं होता, होता है कि नहीं होता? कोशिश कुछ नहीं होती। आपके पास है, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। आपके पास समाधान है, सॉल्यूशन है, आपका चलने में, बोलने में, जीने में वो बिखरेगा, अपने आप जाएगा, है ना। सामने वाले से बात हो सकती है, किसी का कितना मान पाएगा नहीं मान पाएगा। भाई आपका बच्चा कुछ गलत करता है तो आप बहुत दुखी होते हो, सामने वाला वही करता रहता है तो आपको हंसी लगती है। क्या चीज है? इसका मतलब है कि हम अपने के लिए जैसा मोह रखते हैं, सामने वाले के साथ वो संबंध फील नहीं करते हैं। गलती करना, गलती बराबर, गलती करने से आदमी दुखी होता है, ये नियम है। मेरा बच्चा हो कि आपका बच्चा हो, मैं हूं कि आप हो, वो नियम उनको समझ में आता है। तो फिर मेरा बच्चा भी, जो मैंने बात की है वो नहीं समझेगा, थोड़ा सा झेलेगा, हम ही रोने गाने लगते हैं, क्या समझाएंगे? हाँ जी बोलो। सर मेरी एक सिस्टर है, मेरे साथ जो हॉस्टल में रहती है। मुझे पता है कि मेरे को अगर उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना है तो मुझे थोड़ा बेंड होना पड़ेगा। वो कुछ काम बोलेगी, अगर मैं नहीं करती हूँ, मेरे को पता है कि वो गलत है, कि हाँ भाई मेरे को उसके लिए कुछ लाना है, वो खुद भी कर सकती है चीज, लेकिन उसके चाहने के लिए मैं करती हूँ ताकि हम लोग का रिलेशन ठीक रहे। और अगर मैं रिलेशन इस तरह से बना रही हूँ ताकि फिर पेरेंट्स का कोई कंप्लेंट नहीं आए, तो इस तरफ मैं नहीं चाह रही हूँ। एक फेक नेचर हो रहा है मेरा उसके तरफ। तो जिस रिलेशन में मैटेरियलिस्टिक थिंग फिलअप करना पड़े या फेक नेचर शो करना पड़े, ऐसे रिलेशन का क्या करे? और रिलेशन नहीं खत्म कर दे तो उससे और प्रॉब्लम्स होंगे। कोई कह रहा, तो देखिए कंक्लूजन क्या है। अभी तक की सारी एजुकेशन, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सब कुछ के बावजूद हमारे पास एक रिलेशन नहीं है जो लाइफ लॉन्ग हेल्दी चलता। एक रिलेशन हमारे पास ऐसा नहीं है जो गिला शिकवा शिकायत से मुक्त है। तो बता दीजिए, किसी एक के पास हो वो बता दीजिए। ठीक, सारा हमारा ज्ञान यहां आके शून्य हो जाता है। तो संबंधों को तो हम ढो रहे हैं, कब तक ढोगी? जब तक ढो पाने की हिम्मत है, कोई दिन टूट जाए। तो कोई भी संबंध ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जैसा हम अभी जी रहे हैं, है ना। तो अभी हमारे संबंध में जीने का तरीका कैसा है, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं? सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए, उसकी गुड बुक्स में बना रहूं, अपना काम निकल जाए, ये सब डिप्लोमेटिक है। ऐसा करके ना तो हमको तृप्ति मिलती है, ऐसा करके ना सामने वाले को तृप्ति मिलती है। तो इसका इतना ही मतलब है, मैं सारी किस्सा कहानी क्यों कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि ये ध्यान चला जाए कि वो स्वयं में विश्वास के बिना, स्थायी विश्वास के बिना कुछ भी हैंडल नहीं होता। दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने में आ जाइए। क्या अपने साथ अपना संबंध हमेशा ठीक से बना हुआ है? क्या उसमें गड़बड़ नहीं हो रहा है? वो हिलता डुलता नहीं है दूसरों को देख के? यदि ये हिलता डुलता है तो दूसरे के साथ भी सब कुछ हिलता डुलता रहेगा। तो आप किसी दूसरे के लिए आप गर्दन भी कटा दीजिए, इससे कोई व्यवहार ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, एक संबंध हमारे पास गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है आजीवन, लाइफ लॉन्ग। कोई एक रिलेशन बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के हो, ऐसा देखा है? कम ज्यादा, कुछ समय ठीक चल गया फिर प्रॉब्लम। इसका इतना ही मतलब है, ऐसा करके कुछ बहुत गलत हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम में लोड ही नहीं, वो काम होना ही नहीं है। क्या है? पिक्चर चले गए, थोड़ा सा 3 घंटे खुश रह लिए,
कुछ अच्छा खाने मिल गया, थोड़ा सा मजा आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा ठीक लग गया, थोड़ी प्रमोशन हो गई, थोड़ा सा ठीक लग गया। तो हमारे पास थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुख, छोटी छोटी खुशियां हैं। किसी पॉइंट तक इससे काम चलता है, किसी पॉइंट के बाद नहीं चलता। अब कुछ नहीं तो जिंदा रहने के लिए ये भी ठीक है, ये भी नहीं रहेगा तो क्या होगा, पर इससे जिंदगी नहीं चलती है, इससे काम तो नहीं चलता। इसलिए कहा कि अभी तक हमारी जितनी भी कमाई है वो 4 डायमेंशन में है। हमारी जितनी भी कमाई अभी मेजर कहां पे है, रूप को लेके है। मेरी शक्ल कैसे है, साड़ी पहन के कैसे लगूंगी, सूट पहन के कैसा लगूंगा, शर्ट पहन के कैसा लगूंगा, बाइक पे बैठ जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, कार में बैठ जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, और ऐसा घर होगा तो कैसा लगूंगा। ये सब किस में आ गया, रूप में आ गया। तो हमारा मेजर फोकस रूप तक गया है। इसके बाद सारा धन भी रूप तक ही चला जाता है ना? उसके बाद कहां चला गया, पद। 4 लोग अपने को पूछे, इसके लिए अपन बहुत मेहनत कर डालते हैं, उसमें इतनी थकान आती है। जितने लोग समाज के अध्यक्ष बनते हैं सब बाद में गाली खाते हैं, अगली बार बताते हैं कि अध्यक्ष नहीं बनना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो भला करने के लिए अध्यक्ष बने भी नहीं थे, नाम चाहिए था इसलिए अध्यक्ष बने थे, इसलिए भी बहुत सारा तिकड़म होता है। तो कुल मिला के बुद्धि को क्या चीज के लिए यूज किया, अब तक यूज किया या काफी हद तक मिस यूज किया? थोड़ा सा यूज किया, ज्यादा मिस यूज किया, रिजल्ट क्या हुआ? ठीक से यूज किया होता तो ठीक होता। एक संबंध बिना शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है, इसका मतलब है कि मिस यूज तो हुआ। तो जब तक इस बुद्धि का उपयोग स्थायी विश्वास के लिए नहीं होगा तब तक तो वो हैंडल नहीं हो रहा। कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैसेज ठीक से जा रहा है? अब स्थायी विश्वास क्या है, इस पे अपन बात नहीं की, लेकिन कम से कम क्या हो रहा है अपने आजू बाजू, हमारे भीतर और हमारे आसपास में, उसकी क्लैरिटी हमारी बन रही है कि कोई चीज है जो बिल्कुल अनटच्ड है, अनटैप्ड है, जिसको हमने छुआ ही नहीं है। कैसे उसको हम ठीक से छू सकें, कैसे उसको हैंडल कर सकें। तो जितनी सारी चीजें हम कह रहे हैं, तो रूप कोई खराब चीज नहीं है। एक सुंदर फूल है, खिला हुआ है, हर पेड़, नीम का पेड़ रूप होता है क्या? वो भी सुंदर होता है। आम का पेड़ वो भी अच्छा लगता है, पहाड़ भी अच्छा लगता है, नदी भी अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी जगह नेचर में जितनी भी सारी चीजें हैं सब अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, सब हमको देखने में अच्छा लगता है। आदमी भी देखने में अच्छा लगता है, हर माँ को अपना बेटा सुंदर ही लगता है, हर दोस्त को अपना दोस्त सुंदर ही लगता है। तो हमारी देखने का चश्मा जब खराब होता है, लेंस गड़बड़ हो जाता है ना कभी कभी, तो चेहरे टेढ़े मेढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा दृष्टि जब टेढ़ा मेढ़ा होता है तब कुछ चीजें हमको कुरूप दिखना शुरू हो जाती हैं। काम की बात इतनी है कि इस बुद्धि का उपयोग जब हम सही डायरेक्शन में करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन ऐसा यदि करेंगे तो कैसा जिएंगे? मैक्सिमम लोग कैसा जी रहे? झेलते हुए करना, करते हुए झेलना, सबको झेला। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अकेलापन बढ़ता है, अपनों की संख्या घटती है, दुख बढ़ते हैं, तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, अकेला बुढ़ापा। हमारा बुढ़ापा अकेला हो गया, इसका इतना ही मतलब है कि हम अनुपयोगी चीज। ऐसा बात पहुंच रही? हम काम के आदमी रहेंगे तो सब हमारे पास आसपास रहेंगे, इसका मतलब है कि हमने एक अनुपयोगी जिंदगी जिया है, अब किसी को हमारी जरूरत नहीं है। शरीर तो बूढ़ा हुआ है, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, यदि वो कोई काम की चीज होगी तो युवा पीढ़ी और बाकी सभी मेरे से कुछ पूछेंगे, यहाँ इसको कैसे किया जाए। इसका मतलब मैं अपने आप में अनुपयोगी आदमी हूं, इसलिए मैं अकेला होता हूं। तो हमारे दुखों का मेजर पार्ट हमारी अपने में विश्वास का ना होना। दूसरा मॉडल करके समझना। तीसरा मॉडल, इसमें से बेस्ट मॉडल कौन सा है? मैक्सिमम लोग किस में जीते हैं? मैक्सिमम लोग कौन से मॉडल में है? पहला दूसरा? तो कुछ तो ठीक से बोलो, पहला दूसरा? आप किस में हो?
तीसरे में दोनों ऐसे ही होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ होता नहीं करके जो मैं सेट है ना पैटर्न बिल्कुल, जो मैं पूछूंगा कि लोग कैसा जीते हैं, पहला बेस्ट मॉडल कौन सा है, तीसरा तुम किस में जीते हो, दूसरा, क्योंकि ये तो पता है तीसरे में तो नहीं हूं। और पहले में कहना थोड़ा खराब लगता है, तो बीच वाले में थोड़ी इज्जत बचती है। फिर मैं धीरे से बताता हूँ, दूसरा होता नहीं। क्या? तीसरा तो होता है, करके सीखना होता है कि करके समझना होता है? करके सीखना होता है, समझना कुछ नहीं होता। समझना तो कुछ और ही होता है। समझना क्या चीज है? स्वयं में विश्वास पूर्वक कैसे जीते हैं, इसको समझना होता है। साइकिल कैसे चलाना है, इसको सीखना होता है। हिंदी कैसे लिखना है, इंग्लिश कैसे लिखना है, इसको सीखना होता है। कैमरा कैसे चलाना है, इसको सीखना होता है। ठीक है, तो समझना कुछ और चीज है। समझेंगे ब्रेक के बाद। मुझे तो लगता है कि जब तक हम दोबारा लौटेंगे तो आपके जाने का समय शायद हो जाएगा। तो मनीष भाई हमारे बीच में दिल्ली से, मैंने कुछ परिचय आपका दिया था, तो आप इस पूरे अनुसंधान को समझने के लिए पिछले 2-3 साल से काफी सिंसियरली लगे हैं। तो 2 शब्द आपसे हम सुनेंगे, उसके बाद आपकी विदाई करेंगे। सबको नमस्कार। और मेरा परिचय कल छोटा सा भैया ने दिया था, मैं मीडिया में रहा और एफएम के नाम से जितने आजकल आप सुनते हैं, तो पहला दिल्ली का एफएम चैनल में हम लोग काम किए और उसको पॉपुलर बनाने में भूमिका निभाई। उसके बाद अखबारों में, पत्रिकाओं में, टेलीविजन में फिर मैं गया, टीवी में भी, टीवी न्यूज में जो कुछ हो सकता है एक किसी का सपना, वो हासिल किया। पर वहां कहीं ना कहीं अधूरापन लगता रहा, और ऐसा मैं आज कह सकता हूं कि अधूरापन था। उस वक्त तो यही लगता था कुछ पूर्णता नहीं है। उसके क्रम में मुझे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का, जिनको सोम भाई कहते हैं समाज के अध्यक्ष, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और ये समझ में आया कि समाज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। तो पत्रकारिता के साथ साथ टेलीविजन में मैं जी न्यूज में था, जी न्यूज में पत्रकारिता करते हुए साथ साथ ऐसे लोगों के साथ में जुड़ के कुछ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुछ आम आदमी की परेशानी है समाज में, गरीबी है, क्यों गरीबी है, क्यों कुछ लोग दिल्ली में बैठ के अरबों रुपए कमा लेते हैं उन पैसों में से जो गरीबों के लिए बने हैं। फिर वो 15 पैसे वाला फिलॉसफी सब सुनते ही हैं, सरकार से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है गाँव में। इन सबसे जो पीड़ा होती थी उस पर कुछ काम करना शुरू किया और उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल की। पर ये लग ही रहा था कि ये सब कहाँ जाएगा, क्योंकि 10-12 साल मेहनत करके एक कानून बनवाते हैं, एक पॉलिसी बनवाते हैं, या सरकार की थोड़ी बहुत व्यवस्था चेंज होती है और फिर कुल मिला के वहीं आ जाता है, घूम फिर के वो चक्र चलता है। तो मैं सवाल ढूंढ ही रहा था कि इस सवाल का उत्तर कि कैसे हो, कहाँ हो, ये क्यों पूरा नहीं पड़ रहा है। तमाम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरे दिन रात अपनी अपनी नींद उड़ा के, रातों की नींद नहीं आती लोगों को कि इस व्यवस्था को ठीक करना है, उसके बाद भी कहीं अधूरापन रह जाता है, चीजें ठीक होती नहीं दिखती है, गरीबी बढ़ी रही है, जितनी योजनाएं बनाई उसके बाद भी बढ़ रही है, जितनी सरकारें बदली उसके बाद भी बेईमानी बढ़ी रही है, जितने आंदोलन चले उसके बाद भी समाज में स्थिति तो खराबी हो रही है। तो इन सब सवालों का कहीं ना कहीं झोंका था, तो उनके जवाब ढूंढ रहे थे। उसी क्रम में एक मतलब काफी पारिवारिक, मतलब मेरे परिवार जैसे ही हैं, उनके दबाव के वश एक शिविर करना हुआ। उस शिविर में मुझे ये लगा कि जवाब का आभास है। कुछ सवाल थे जिनको मैं अपने अंदर नहीं समझ पा रहा था, मुझे लगता था कुछ है, पर मैं उनको शायद शब्द नहीं दे पाता था कि मैं क्या जानना चाहता हूं, क्या समझना चाहता हूं। तो पहले शिविर में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जिनसे मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये बात मैं इसलिए अधूरापन महसूस करता था क्योंकि इसकी तो हम बात ही नहीं करते। हम गरीबी मिटाने की बात करते हैं, हम आदमी को न्याय दिलवाने की बात करते हैं, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये सब बना क्यों हुआ है उसकी तरफ हम भी नहीं देखते। बात तो करना दूर है, अपने को समझ ही नहीं है। वहां से कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हुई और उसके बाद मुझे लगा कि इस दिशा में अपनी उपयोगिता है, इसमें काम करना चाहिए और मैं इसमें काम करूंगा तो शायद उस तरफ जा सकेंगे जिसको मैं एक गांव से निकला तो शहर में, शहर से निकला तो पत्रकारिता में, पढ़ाई से निकला पत्रकारिता में,
पत्रकारिता में भी एक मीडिया, दूसरा मीडिया, तीसरा मीडिया, उन सब में ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद सामाजिक आंदोलनों में ढूंढ रहा था, देश के तमाम बड़े सामाजिक आंदोलनों के साथ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मैंने, उसमें मैं ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर यहाँ लगा कि शायद इसमें मुझे कुछ मिल सकता है, मतलब शायद वो चीज जिसका समाधान मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वहां से मिल सकती है। तो पिछले 3 साल में मेरा ऐसा विश्वास बना है कि मूल रूप से जो आप लोगों ने एक कल से चर्चा हो रही है, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, कि गड़बड़ तो यहाँ है, हम ठीक कहीं और करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने भी पीछे एग्जाम्पल दिया था कि घर में आग लगी हो तो घर की आग तो बुझानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि घर में आग बुझाने की जरूरत नहीं है, नहीं साहब आग लगनी नहीं चाहिए सिद्धांत पे काम करेंगे। लेकिन आग कहीं से लग रही है और घर में कुछ ऐसे सामान रखे हुए, विस्फोटक रखे हुए जो लगातार भड़कते जा रहे हैं, तो उन विस्फोटकों पर भी काम करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे घर में आग लगी हुई है और हम लेके बाल्टी पानी डाल रहे हैं अपने मग से, नहीं साहब बुझा देंगे, वो हमारे सारे प्रयास तो ऐसे ही थे। घर में कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं जो विस्फोटक हैं, जिनसे आग निकल रही है, उस आग के सामान पर हम काबू नहीं कर रहे हैं, उस आग के सामान को दूर नहीं हटा रहे, उस आग के सामान को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और हम ऊपर से पानी डाले जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि जब आप लगी हो तो आप बोलो नहीं साहब अब तो सामान हटा दे रहे हैं, घर का सामान जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बुझाने की भी जरूरत है, लेकिन साथ साथ उस सोर्स की तरफ भी काम करने की जरूरत है। और हमें ऐसा लगा कि सोर्स की तरफ बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जीवन विद्या को समझे बिना, जीवन विद्या तो एक शब्द है, ये पूरी बात जो आपके सामने, आप इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, आपका मन है, इस पूरी बात को समझे बिना मुझे लगता है सोर्स पे काम नहीं किया जा सकता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ सोर्स है वो सप्लाई गड़बड़ कर रहा है, उसकी तरफ जब तक हम, अब आप अपने घर में बैठ के या क्लास टीचर्स अपने बच्चों को कहते रहे, आप वो सिर्फ से पता नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ वाले भी सब डंडा लेके घूमते रहे समाज की ठेकेदारी करते हुए, कौन मानेगा? क्योंकि कहीं से कुछ हमें बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, हमारे जीने का एजेंडा सेट किया जा रहा है, हम कैसे जिएंगे, कौन सा तेल लगाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी शर्ट पहनेंगे, ये एजेंडा वाकई हमको सेट करके मिलता है। और हम ये सोचते हैं कि इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया शर्ट आ गई, बहुत बढ़िया मोबाइल आ गया, ये आप कभी करके देखिए, सोच के देखिए, गरीबी है हमारी, कितनी गरीबी है कि हम दूसरों के बनाए एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं। तमाम एजुकेशन के बाद, मुझे नहीं पता कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कॉलेजेस में आप हैं, पर रायपुर के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने के बाद भी आप सोच के देखिए कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हैं वो आप अपने हिसाब से तय कर रहे हैं कि मार्केट में बैठा हुआ कोई आदमी प्रॉफिट के हिसाब से तय कर रहा है। गरीब कौन निकला? मानसिक गरीब कौन निकला? हम लोग निकले कि हम अपना प्रोडक्ट तक तय नहीं करते हैं, हमें क्या जरूरत है हम वो तय नहीं करते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉफिट मेकर बैठा हुआ है वो तय करता है कि हम क्या खरीदेंगे। वो 30 सेकंड का विज्ञापन किसी हीरो हीरोइन को खरीद के दिखा देता है, उसके बाद हम आराम से बैठ के कहते हैं नहीं अब तो वही लेना जो अमिताभ बच्चन लेता है। तो गरीबी का मामला बहुत है, मानसिक गरीबी का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कल से जो डिस्कशन हुआ कि ये शिविर, इस शिविर की मुझे बहुत उम्मीद थी, मैं सोम भाई से बार बार कहता था कि इस तरह का एक शिविर किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जब हम 40 साल के 50 साल के लोगों से बात करते हैं, 30-35 साल की उम्र के लोगों से बात करते हैं, तो वो सीखने के अपने एंटीना को बंद कर चुके हैं। हाँ, अब उनको ये लगता है कि सीखने वाला काम तो खत्म हो गया है, 20 साल के एज से तो निकल गए, 20-22 साल दे दिए, बहुत किया, अब नहीं सीखना, सीखते रहेंगे क्या, अब तो सिखाना है, बताना है हमने क्या सीखा है। तो और उनके सामने जीवन विद्या की बात रखना, उनके सामने इस तरह की चर्चा करना, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेट्स हैं। उनको सब बात करते हैं तो वहां ब्लॉकेट्स सामने नजर आते हैं। हमसे कोई बात करता है तो हमें भी लगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन पे इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, हमको अब समझाना है क्या करना है। अब ठीक है, वो लोग कुछ समाज सेवा कर रहे होंगे, हम भी समाज की सेवा करते हैं, तो हर आदमी को लगता ही है। तो ये बच्चों का एक शिविर, इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ में इतने बढ़िया इंटरेक्शन आप लोग कर रहे हैं, इस तरह का इसको और लाइवली बनाइए। और मैं आप सब लोगों को ये भी सूचना दे दूं कि आप इस शिविर में जितने सवाल पूछेंगे, आप अपनी जिज्ञासा को इस शिविर को बढ़िया बनाने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, इस शिविर की रिकॉर्डिंग जितने लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी आप कल्याण कर रहे होंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप संकोचवश वो सवाल ना पूछें, छोड़ो यार क्या पूछना है, बच्चे पड़ोस वाले बैठे हैं हंसी उड़ाएंगे, आगे वाले पीछे वालों का हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि ये सवाल जब कोई सीडी को देख रहा होगा, इसकी रिकॉर्डिंग देख रहा होगा, उसके मन में उठेगा और उसको उसका जवाब नहीं मिला तो ये रिकॉर्डिंग अधूरी रह जाएगी। तो मेरा सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उनको पूछिए। इसको हम गूगल पे भी डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, सीडीज बनाएंगे इसकी। आप पूछिए, अपने लिए पूछिए, अपनी मदद के लिए पूछिए, इस रूम में बैठे हुए बाकी लोगों की मदद के लिए पूछिए, और उन लोगों के लिए भी पूछिए जो इस शिविर के बाद इसकी रिकॉर्डिंग को देखने जा रहे हैं।
छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता था, मुझे याद आया। एक गांव में हम और सोम भाई थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में शिविर चल रहा था, और वहां एक छोटी सी बच्ची, मुझे लग रहा है 4th क्लास में थी शायद, आखिरी दिन जब मूल्यांकन होगा आप लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, उसने अपनी बात रखी मूल्यांकन में, और वो मुझे अभी भी मैं सोचता हूं तो मुझे रोमांचित करती है वो बात कि कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ भी किस तरह के सही पे, अब कल आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा हवास से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं इसलिए इस एग्जाम्पल को रख रहा हूं कि एक छोटी सी बच्ची इन्हीं बातों को सुन के उसने मूल्यांकन किया आखिरी दिन, और उसने बोला कि मैं एक गांव में रहती हूं और पास के कस्बे में पढ़ती हूं, और जिस कस्बे में पढ़ती हूं वहां शहर के भी बच्चे आते ही हैं, और शहर के बच्चे अपने टिफिन में बहुत सारे फैंसी आइटम लाते हैं, कभी नूडल्स लाते हैं, कभी पिज्जा ले आते हैं, कभी कुछ ऐसी चीजें। मेरी माँ मुझे साधारण खाना, पराठा, रोटी, ऐसी कुछ चीजें, आलू पराठा, ये सब देती है मैक्सिमम। तो मुझे ऐसा लगता था उस खाने को देख के कि मुझे मेरी माँ प्यार नहीं करती। इन बच्चों की माँ इनको बहुत प्यार करती है, इतनी वैरायटी ऑफ डिशेस तैयार करके देती है, इतने डिलीशियस फूड तैयार करके देती है, इनकी माँ वाकई इनको बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे नहीं करती, वो रोज पराठा रोटी दे देती है। लेकिन इस शिविर को तमाम समझने के बाद, इस शिविर में कही गई बातों को समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, उस छोटी सी बच्ची की बात है, उस 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की बात है। उसने कहा इस शिविर की बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने और अपनी मां के संबंधों का रिमोट कंट्रोल अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की मां के हाथ में दे रखा है। बहुत गंभीर बात है। मैंने अपने और अपनी मां के संबंधों का रिमोट कंट्रोल अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की मां के हाथ में दे रखा है। जिस दिन वो मां अपने बच्चे के टिफिन में नूडल्स रखती है या कुछ और रखती है, उस दिन मुझे लगता है मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, और जिस दिन वो मां रोटी रख देती है उस दिन मुझे उस पर चिंता नहीं होती है। तो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, रिमोट कंट्रोल किसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की मां के हाथ में है। तो हम सबके रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। 7 दिन में हमको ये पता भी चल जाए कि हमारे रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो बहुत कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।